बहुत पैसा है, बहुत पैसा उड़ाया है आपने इस चुनाव में। अन्य संगठनों की तरफ से उनके पास कोई भी विज़न नहीं था। स्टूडेंट्स के बीच में क्या विज़न उठाना है, क्या स्टूडेंट्स की मांगे हैं, कोई विज़न नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि मेरे पे उंगली उठा के, मेरे परिवार पे उंगली उठा के मेरे को दबा लेंगे। बट मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। जेन ज़ी स्टूडेंट्स ने ये दिखा दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो जेन ज़ी के साथ साथ एक राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स भी हैं। प्रवासी छात्र होते हैं। मैंने देखा है बिहार से ट्रेनों में भर भर के स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनकी आवाज़ कोई नहीं बन पाता है। विद्यार्थी परिषद आवाज़ बना। विद्यार्थी परिषद ने मेरे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया और मैं जीता। साथ ही साथ हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी क्लीन स्वीप करा, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हम अध्यक्ष पद जीते और जेएनयू में भी हम जॉइंट सेक्रेटरी पद जीते। तो इससे ये महसूस हुआ आज के तमाम छात्र जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो एबीपी पे भरोसा जता रहे हैं, एबीपी पे भरोसा कर रहे हैं। जेन ज़ी आज के ज़माने की एक मॉडर्न सोच है। जेनजीज को क्या मैनिपुलेट करना आसान है? ऐसा नहीं है, जेनजीज बहुत सोच समझ के मैच्योरली आपके सामने ऐसा बिहेव करेंगे कि वो बिल्कुल कूल हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्र प्रेम की है। जो संगठन बोलते हैं जेनजीज के बारे में, अपना बयान देते हैं, उन संगठनों पर ऐसा 16,000 का तमाचा मारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने। उन्होंने अपना ये भी दिखा दिया है जेन ज़ीज़ ने कि हम उनकी तादाद किसके साथ है। तो एबीपी के हम तीनों कैंडिडेट जीते हैं, भाई है आर्यन मान, दीपिका झा, मैं कुणाल, तो सबों को उन्होंने समर्थन देके पूर्ण बहुमत से जिताया है सारी चीज़। हम लोग रियल पर भरोसा करते हैं, हम लोग रील पर भरोसा नहीं करते। हर चीज़ का तरीका होता है, उस तरीके पर काम करना आना चाहिए। वामपंथी लोग तोड़ फोड़ बदतमीजी पे विश्वास करते हैं। हम लोगों की विचारधारा हमेशा रही है, एक श्लोक भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। उस गुरु का अपमान हम कैसे कर सकते हैं? डीयू को शराब का अड्डा नहीं बनने देंगे, जी। इन सब को कैसे जवाब दें? देखो जी, उनमें खुद इतनी समझ होनी चाहिए थी। वो एक कॉलेज गेट के बाहर खड़े होके बोतलें फोड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा, ना उन्होंने ये चीज़ सोचा कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई कि उन्हीं के डूसो ऑफिस में वही बोतलें खोली जा रही थी, तो पेड प्रमोशन कराई जा रही है। कुछ चीज़ें पारिवारिक संबंधों पे भी चलती है कि किसी के डाउनफॉल पे हम किसी के साथ थे और आज के दिन वो स्टार है, तो उस प्रकार उन्होंने हमारी मदद करी। खुद एबीपी से सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि पेशेंस और आवाज़ उठाना मेरे दो सबसे बड़े पॉइंट थे कि जो मैंने एबीपी से सीखे। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैं तो बोल भी नहीं पाता था। और सबसे मेन जो हमारा है ज्ञानशील एकता, यूनिटी सिखाता है एबीपी कि कैसे यूनिटी में काम करना है। किसी की खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी कोई दरवाज़ा टूट रहा है, कभी पुलिस वालों को हड़काते देख रहे हैं, आप कैसे काम करेंगे? जी, पहली बात तो अगर कोई यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का स्टूडेंट कोई भी विंडो या कोई भी दरवाज़ा तोड़ दे तो उसको सस्पेंड या डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया जाता है। हमारे परिवार ने और संगठन ने हमें ये सिखाया है कि आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे से काम पूरा करा जाता है, बदतमीज़ी से नहीं, ना कि किसी को हड़काने से। हम बड़े पॉजिटिव वे से काम करते हैं। नमस्कार, आप सभी का पांचजन्य पर स्वागत है। बीते 2-3 दिनों से आप एक नाम बार बार सुर्खियों में सुन रहे हैं, वो है आर्यन मान का नाम। और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि इस बार एबीवीपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद, सचिव और संयुक्त सचिव पद तीनों एबीवीपी के खाते में गया है। तो यही खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो सबसे पहले आर्यन, दीपिका, कुणाल, आपका तीनों का स्वागत है। और कैसा महसूस कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि जो 5 साल पहले सपना देखा था और 5 साल से जो संघर्ष करे, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स ने हम पे भरोसा जताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे भरोसा जताया, जेनजियो ने नेशनलिज्म की सोच रखी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 3-1 से विजयी बनाया और मेरे को 16,000 प्लस के मार्जिन से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुना। आप बताइए दीपिका, क्योंकि चुनाव का टाइम जो होता है वो बहुत ही हेक्टिक रहता है, अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अब रिज़ल्ट आ चुके हैं और आप लोगों के पक्ष में रहा रिज़ल्ट। खुशी तो बहुत है, क्योंकि हमने वो भी समय देखा है कि जब आप दूर किसी क्षेत्र से आकर डीयू में चुनाव की तैयारी करते हो तो बहुत एक लंबा संघर्ष हो जाता है।
तो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। पहले फ़ोन इतने बजते थे कि 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता था, अब थोड़ा सा फ़ोन बजना कम हुआ है और अच्छा लग रहा है। अब कल से हमने ऐसा विचार किया है कि सुबह से ही हम लोग, आज भी हम गए थे, कॉलेज टू कॉलेज गए हैं, सबका धन्यवाद करके आए हैं और कल से भी हम जाएंगे। कुणाल, बहुत मेहनत का टाइम होता है, दिन रात, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया, टाइम नहीं मिलता था। हमने ये भी सुना थोड़ा आपकी तबीयत भी सही नहीं है, उसके बावजूद आप जीत के बाद भी लगे हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस अच्छा कर रहे हैं, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा, बहुत बहुत हाथ जोड़कर, जिन्होंने साथ और समर्थन दिया है, इतना विश्वास दिखाया है जो ABVP पे 3-1 से जीत कर। क्योंकि साल के 365 दिन हम छात्र हितों की अपनी लड़ाई लड़ते रहे, तो उनके बीच रहकर तो उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे साथ के हैं। और जेनजी वाला मुद्दा बात की जाए तो जेनजी स्टूडेंट्स ने ये दिखा दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो जेनजी के साथ साथ एक राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स भी हैं। आर्यन, एक रोड मैप क्या है आपके आने वाले 100 दिनों का? क्योंकि चुनाव तो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद भले ही थोड़ा बहुत अभी आप लोग रिलीफ फील कर रहे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। आने वाले जो 100 दिन है उनका रोड मैप क्या है? अब चुनाव जीतने के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है। एक रोड मैप तैयार करा है हमने कि हम जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो कंसेशन पास लेके आए। जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ ठीक हो, इक्विपमेंट्स ठीक हो, जिससे स्पोर्ट्स का स्टूडेंट्स अपने ट्रैक पे फुल्ली फोकस्ड रहे। साथ ही साथ आज के समय इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है, कई कैंपसेस में, कई कॉलेज में, कई डिपार्टमेंट्स में वाईफाई नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 100 दिन के अंदर अंदर हर कॉलेज, डिपार्टमेंट और कैंपस में वाईफाई का गठन करें जल्द से जल्द। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जिए। जब इतनी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें हैं, प्रयास रहेगा कि 100 दिन के अंदर अंदर तमाम चीज़ें पूरी हो जाए। दीपिका, आपसे सवाल थोड़ा सा मैं, क्योंकि आप लड़की हैं, महिलाओं से जुड़ा पूछेंगे। बहुत सारी लड़कियां अलग अलग दूर दराज इलाकों से भी आती हैं, पढ़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनकी, और वो कई बार ऐसे मौके आते हैं वो खुलकर वो बात नहीं रख पाती हैं। एक महिला होने के नाते आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? जैसे कि मैंने पहले दिन जब हम जीत कर बाहर आए थे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आए थे, उसमें भी मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता महिलाओं को लेकर पहले रहेगी, चाहे वो PCR पेट्रोलिंग हो हर कॉलेज हॉस्टल के बाहर, ताकि कोई भी छात्रा शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद भी निकलने के लिए 10 बार सोचे ना, वो निकल जाए आसानी से। चाहे वो PCR पेट्रोलिंग हो, चाहे वो पिंक बूथ का हो, क्योंकि हमने ऐसा सोचा है यूनिवर्सिटी जो हमारा छात्रा मर गया है वहाँ पर पिंक बूथ हमने भी पिछले साल हमने एक पिंक बूथ बनवाया है। हमारी कोशिश है कि 2 से 3 पिंक बूथ और बने, ताकि कोई भी छात्रा इमरजेंसी में हो तो वो वहाँ जाए। तीसरा हमारा ऐप लॉन्चिंग का है कि हम एक छात्राओं के लिए ऐसा ऐप लॉन्च करेंगे ताकि किसी भी छात्रा को कोई समस्या हो, जब वो प्रशासन तक रीच आउट ना कर पाए तो हमें पता चले और हम उन तक पहुंच पाए। तो ऐसे कामों को लेकर हम शुरू करेंगे और कल से हम इन कामों में लग जाएंगे। कुणाल, टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो सरकार चलाने से रिलेटेड हो या फिर छात्र संघ की भी बात हो। कैसे आप तीनों मिलकर DU को एक बेहतर पायदान पर लेके जाएंगे? स्टूडेंट्स की समस्याओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या प्लान है? 100 डेज़ का प्लान तो अभी आर्यन ने बताया, उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? ऐड ऑन जो एक तो मैनिफेस्टो जो हमारा ABP की तरफ से है उस पर पहले काम किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि क्या कमी और आ रही है जो स्टूडेंट्स के बीच, जो हमने मैनिफेस्टो में ऐड नहीं किया है। जहाँ स्टार्टिंग से जो ये मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच से ही लिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन डाला था उन्होंने सब चीज़ें, तो हमने उनमें से लेके किया है। और दूसरा ये है जो पर्सनल लेवल पे हैं चीज़ें, मैं एक स्पोर्ट्स से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि हमारी फैमिली स्पोर्ट्स पर्सन है सारी, तो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा जो कॉलेज में प्रशासन रहता है, गार्ड्स रहते हैं, स्वीपर्स रहते हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए, स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं और काम करने के लिए कहीं ना कहीं जो गार्ड्स हैं कॉलेजेस के गेट पे, गर्मियों में उनके लिए
कूलर नहीं होता, गर्मी में बैठे रहते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ पिक की, क्योंकि अक्सर जब छात्र संघ चुनाव की और इसकी बात होती है तो स्टूडेंट आते हैं, लेकिन पहली बार आप लोगों ने उन कर्मचारियों और उनको भी साथ में लिया। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने रोड मैप बताया, जब आप चुनाव में उतरे थे उस वक्त आपने क्या क्या चीज़ें कैंपस में देखी जो मिसिंग थी? अभी स्पोर्ट्स की बात की, स्पोर्ट्स एक बड़ा मुद्दा आपके कैंपेनिंग में भी रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, फीस हाइक रही, वो क्या क्या परेशानी थी वो खुलकर बताइए और उसके समाधान पे कैसे काम करेंगे? जैसे हमने 16 दिन का प्रोटेस्ट करा था, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी, तो उसमें हमारे 4 बड़े मुद्दे थे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। सबसे पहला मुद्दा था फ़ीस हाइक, कि यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़े लेवल पे फ़ीस हाइक बढ़ते ही जा रही थी। कॉलेजेस में, जब मेरा खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, कॉलेज में एडमिशन हंसराज कॉलेज में, तो मेरे ही कॉलेज की फ़ीस 21,000 थी। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और अब मैंने अपने जूनियर से पूछा कॉलेज के कि आज के समय फ़ीस कितनी है आपके कोर्स की, तो उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज की फ़ीस 30,000 हो चुकी है। मतलब मोटा मोटा 9-10 हज़ार फ़ीस का बढ़ना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा रहा 1 कोर्स 1 फीस फॉर ऑल पीजी कोर्सेज़, कि पीजी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन सब के लिए एक ही फ़ीस होनी चाहिए, क्यों किसी कोर्स की अलग फ़ीस हो, किसी कोर्स की अलग फ़ीस हो। तीसरा हमारा मुद्दा था आईसीसी का इलेक्शन होना। हर कॉलेज में आईसीसी का इलेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बीच में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, जिससे किसी भी स्टूडेंट या मेरी छात्रा बहन को कोई भी दिक्कत हो तो वो फ्री फील करे कि एक स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव उस आईसीसी की कमेटी में है उसे फ्री फील कर सकती है वो कुछ भी बात शेयर करने में। ज़्यादातर कॉलेजेस में टीचर होते थे कमेटी में, पर वो सेफ फील नहीं करती है, टीचर ही छात्रा बहनों के साथ बदतमीज़ी और उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, जिससे जो हमारी छात्रा बहनें हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सेफ फील नहीं करते थे, फ्री फील नहीं करते थे उनसे बात शेयर करने में। चौथा हमारा मुद्दा था सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन, कि तमाम राज्यों से स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो उनको अलग अलग हॉस्टल्स पे जाके धक्के खाने पड़ते थे, अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ती थी, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, वो एक बड़ा परेशानी का मुद्दा था। तो उसके लिए हमने एक सिंगल पोर्टल खोला कि स्टूडेंट जाए, स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करे, एक ही जगह फॉर्म भरे, एक ही फ़ीस भरे और तुरंत उसको पता चल जाए कि उसका किस हॉस्टल में एडमिशन हो गया, किस हॉस्टल में वो एलोकेट हो चुका है। तो ये हमारी 4 मांग रही थी, जिसमें से हमने 2 दिन की भूख हड़ताल पे भी रहे उस पर। फिर उसके बाद प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने हमारे आगे घुटने टेक दिए और हमारी 4 मांगें पूरी करी। तो ये आपकी प्लानिंग रही। दीपिका, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं छात्र संघ चुनाव में? क्योंकि ये तो सबको दिखता है कि भूख हड़ताल की और कैसे आप लोगों ने कैंपेन किया, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों से भी निकलना पड़ता है, वो कौन कौन सी रही? थोड़ा सा तो क्या है कि मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिफ़िकल्ट रहता है कि घर वालों को समझाना कि चुनाव लड़ने की इच्छा है तो चुनाव लड़ना है, सुबह जाना, लेट को रात को लेट वापस आना, तो थोड़ा घर वालों को समय लगा ये देखने में कि हाँ थोड़ा सा ज़रूरी है, तो उनको समझाया। उसके बाद बाहर आप अपनी आवाज़ कैसे बुलंदी से रखोगे जब अन्य संगठन में और भी लड़कियां हैं, अन्य संगठन की लड़कियां और भी मजबूती से कर रही है, तो आप कैसे यूनिक दिखोगे, आपकी क्या वो रहेगी चीज़ें। तो वो एक रहा कि अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद रखना है और कैसे यूनिवर्सिटी में सबके सामने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ बनना है। तो ये मुद्दे रहे, फिर काम करते रहे तो हुआ थोड़ा सा। फिर संगठन की तरफ से ये था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा क्योंकि आपने स्टूडेंट के बीच में काम किया है, आपने एक जो स्टूडेंट है वो आपको चाह रहे हैं कि हम लीडर के तौर पे आपको देखें, क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई गोविंद तंवर हो, चाहे मेरा भाई आर्यन मान हो, चाहे मेरा भाई कुणाल चौधरी हो, हम चारों अगर चुनाव लड़े तो वो इस बिहाफ पे चुनाव लड़े कि कौन ग्राउंड पर सच में स्टूडेंट के बीच में बैठता है, स्टूडेंट के साथ पूरे दिन समय काटता है, और कौन सच में स्टूडेंट के बीच से निकलकर स्टूडेंट की आवाज़ बन सकता है। तो तब संगठन ने ये तय किया कि इनको चुनाव लड़ाए, और रिज़ल्ट आपके सामने है। जो स्टूडेंट्स के बीच में से निकलकर उनकी आवाज़ बनकर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते, और उसका परिणाम सबके सामने। क्या आपको लगता है कौन सा मेरा पॉइंट बहुत स्ट्रांग रहा कि संयुक्त सचिव की सीट मेरे पास आ गई? क्या लगता है आपको? संघर्ष बहुत किया था,
संघर्ष किया क्योंकि जैसे प्रवासी छात्र होते हैं, मैंने देखा है बिहार से ट्रेनों में भर भर के स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनकी आवाज़ कोई नहीं बन पाता है। जब वो हॉस्टल्स के बाहर धक्के खाते हैं कि जब ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जब सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जब रूम रेंट की बात आती है, कोई आवाज़ नहीं बन पाता है। विद्यार्थी परिषद आवाज़ बना, हमने 16 दिन का भी भाई ने बताया प्रोटेस्ट किया था हमने, और एक दिन भूख हड़ताल पर भी बैठे। उन्होंने कनेक्ट किया कि हमारे बीच के लोग हैं, हमारे से निकले हुए लोग हैं। तो यही मुद्दा रहा कि लोगों ने देखा कि हमारे बीच की है, कोई प्रवासी है, दूर से आई है, ये हमारी आवाज़ बन सकती है आगे भी। तो संयुक्त सचिव के लिए उन्होंने चुना। फिर कुणाल, जब आपको पता चला कि आपको सचिव पद पे चुनाव लड़ना है, तो पहले मन में क्या था, क्या चल रहा था? पहले मन में तो ये था कि संगठन के कार्य में बिज़ी रहते थे, स्टूडेंट्स के बीच में बिज़ी रहते थे, तो पता नहीं चला सारी चीज़ें। प्री कैंपेन में भी नाम आया, प्री कैंपेन करी अच्छे से, फिर उसके बाद जो संगठन ने कहा वो किया, और आगे भी जो संगठन कहेगा वो किया। आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी कि आप क्यों लोगों ने, बच्चों ने आप पे भरोसा किया, छात्रों ने? भरोसा ऐसे किया, 2023 में मैं पीजीडीवी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था, चुनाव लड़ा था, वहाँ पर जीता था। फिर वहाँ पर जो पीजीडीवी कॉलेज में मैंने काम किए स्टूडेंट्स के फेवर के, तो वहाँ से उनका पूरा जो कॉलेज की टीम थी वो भरोसा जिता गई, वो उन्होंने भरोसा बनाया, तो उन्होंने ही फिर पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा मैसेज स्प्रेड किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी का चुनाव जीत गए। आप पर आऊँगी आर्यन। चुनाव तो छात्र संघ के हुए, सिर्फ डीयू ही नहीं, एबीवीपी ने बीते टाइम जेएनयू में भी अपना परचम लहराया। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी की भी न्यूज़ आई कि एबीवीपी ने वहाँ पर भी 7 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। क्या कहेंगे संगठन के बारे में, और एबीवीपी से आप कब जुड़े, और क्या चीज़ है जो एबीवीपी से सीखनी चाहिए लोगों को? मैं 2021 में संगठन से जुड़ गया था। मैं स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस से, मतलब मैं फ़ुटबॉल खेलता था, तो मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हुई थी, तो मेरी टीम ने मिलके काफ़ी डिस्कशन करा कि यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम टीम और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर ये कमियां पूरी हो जाएगी, जैसे इक्विपमेंट्स की थी। तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, हमने एक एप्लीकेशन लिखी, और जब हम प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे थे वहाँ पे एबीपी पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहा था इसी मुद्दे को लेकर, कुछ मांगों को लेकर। तो हमने वो मांगे पढ़ी, तो उसमें एक मुद्दा हमारा स्पोर्ट्स का भी था। तो वहाँ से मेरे को फील हुआ कि हाँ, हमारे बीच में एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाती है कॉलेज से। तो जब से मेरा एबीपी से जुड़ना हुआ, तो मैं एबीपी से 2021 में जुड़ गया था, और फिर मैंने 4 से 5 साल एबीपी में काम करा, अच्छे से संघर्ष करा, प्रोटेस्टों में भी गया, पुलिस के डंडे खाए, थाने में भी गए हम, और भूख हड़ताल भी करी। तो इतने साल के संघर्ष में स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स को जो जो दिक्कत रही उनके लिए भी खड़े रहे। तो जब से एबीपी से बड़ा अच्छा लगाव हो गया था, परिवार की तरह महसूस होने लग गया था कि हमारा परिषद हमारा परिवार भी है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने मेरे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया और मैं जीता। साथ ही साथ हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी क्लीन स्वीप करा, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हम अध्यक्ष पद जीते, और जेएनयू में भी हम जॉइंट सेक्रेटरी पद जीते। तो इससे ये महसूस हुआ आज के तमाम छात्र जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो एबीपी पे भरोसा जता रहे हैं, एबीपी पे भरोसा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के बीच में नेशनलिज्म की सोच है, जेनजीज़ को भी नेशनलिज्म की सोच है। एबीपी के लिए नॉर्मल स्टूडेंट भी सोचता है कि हाँ, एबीपी हमारे बीच में है, कोई छात्र संगठन है जो हमारी आवाज़ उठा रहा है। इसलिए आज के समय एक क्लियर मैसेज है, तमाम जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, छात्र राजनीति के चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, हैदराबाद भी हम जीते, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जीते, पंजाब यूनिवर्सिटी भी जीते, और जेएनयू भी जीते। बहुत जेनजी का बार बार जिक्र हो रहा है, और बीते कुछ टाइम से जेनजी सुर्खियों में भी है। पहले किसी और वजह से थे, अभी पॉलिटिकल मुद्दा भी जेनजी बन चुके हैं। क्या लगता है जो जेनजी हैं वो किन किन मुद्दों पे आप पे भरोसा, एक धारणा थी जेनजी को लेकर अभी तक कि वो थोड़े नॉन सीरियस मुद्दे पे रहते हैं, लेकिन जैसा कि अभी रिजल्ट हमने देखे, क्या लगता है कि जेनजी एग्जैक्टली जेनजी क्या है? आप लोग बताइए, क्योंकि आप भी जेनजीज ही हैं। जेनजी आज के ज़माने की एक मॉडर्न सोच है। जैसे हमारा, जब हमने
अपने प्री कैंपेन में रहे, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा, तो जो सबसे बड़ी उनकी तरफ से मांग आई वो थी वाईफाई। कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है, एआई से कनेक्ट हो चुका है, यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहा है, यूट्यूब से भी लेक्चर ले रहा है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। किसी को भी कोई मैसेज देना होता है तो आज के समय सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन चुका है मैसेज देने के लिए। कुछ भी किसी को कोई भी चीज़ जाननी है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, तो एक सोशल मीडिया और न्यूज़ ऐसा माध्यम बन गया है कि तमाम चीज़ों के बारे में तुरंत पता चल जाता है। तो काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ी मांग थी वाईफाई की, कि हमारे कैंपस में, कॉलेज में वाईफाई नहीं है, तो उनकी तरफ से ये मांग थी कि हमारे कॉलेज में वाईफाई हो जिससे हम और बेहतर परफॉर्म कर पाए और अच्छा कनेक्ट हो पाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो पाए, स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो, एआई से कनेक्ट हो पाए, पढ़ाई को और आसान कर पाए और चीज़ों पे फोकस कर पाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो पाए। तो जेनजीज़ की तरफ से सबसे बड़ी मांग वाईफाई को लेकर थी। और ऐसा भी महसूस हुआ जब हम इलेक्शन प्री कैंपेन में थे, अपना कैंपेन चला रहे थे, कि जेनजीज़ की नेशनलिज्म के लिए बहुत बड़ी सोच है, देश भक्त बनने की सोच है, देश हित के लिए सोच है। देश हित की बात आई, जेनजीज से जुड़े मैं आप लोगों से भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि जेनजीज को लेकर एक हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, बहस भी छिड़ी हुई है। जेनजीज को क्या मैनिपुलेट करना आसान है? ये मैं इसलिए डायरेक्ट पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बयान बीते दिनों नेशनल पॉलिटिक्स से निकल कर ऐसे आए जिसमें ये चीज़ भी आई, जैसे पड़ोसी देश नेपाल की अगर बात की जाए तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि आप खुद जेनजी हैं और आप जेनजी के बीच में ही रह के अभी काम भी करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक धारणा बना रखी है ऐसी कि जेनजीज को मैनिपुलेट करना इजी है। ऐसा नहीं है, जेनजीज बहुत सोच समझ के मैच्योरली आपके सामने ऐसा बिहेव करेंगे कि वो बिल्कुल कूल हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्र प्रेम की है। आज पूरे भारत में जेनजीज ने ये जो संगठन बोलते हैं जेनजीज के बारे में अपना बयान देते हैं, उन संगठनों पर ऐसा 16,000 का तमाचा मारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने। आप देख सकते हो एबीपी का अध्यक्ष 16,000 के मार्जिन से जीत रहा है आपकी बयानबाजी के बाद। तो ये दिखाता है कि जेनजी आज के टाइम में भी ऐसे लोगों को प्यार करता है जो भारत माता की जय को बोलते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जेनजी नहीं सोचता जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो जेनजीज जो भी कर रहे हैं, अभी हैदराबाद में चुनाव हुए, वहाँ पर भी क्लीन स्वीप आई। अभी मैं आपको वादा करके जा रही हूँ इसी पे कि गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं छात्र संघ, आप देखना वहाँ पर भी एबीपी बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। तो ये तमाम उन संगठनों पर तमाचा है जो जेनजीज को लेकर उनको केवल वोट बैंक समझते हैं और उनके वोटों पर खेलना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है या आज का जो जेनजी है वो सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं है, उसके अंदर खुद में बहुत सूझबूझ है और बहुत समझ है। वो जानता है कि उधर उसे किस और जाना है। कुणाल, आप कैसे देखते हो जेनजी को? क्योंकि आप लोगों को वोट किया उन्होंने, अभी आपको तीनों को उन्हीं के साथ मिलकर काम करना है। बार बार वही चीज़, क्या मैनिपुलेट करना आसान है? और जो डिसीजन मेकिंग वाली बात थी, एक धारणा ये भी बनी थी, जैसे अभी मैंने बोला नॉन सीरियस, और एक धारणा ये भी थी कि डिसीजन मेकिंग में वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो ये आप जब काम करने जा रहे हैं और अभी तक जो काम किया है, क्या फील कनेक्ट किया आपने? ये धारणा टूटने वाली है या सिर्फ ये र्यूमर्स थे? बात अगर मैनिपुलेट की जाए तो मैनिपुलेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ साल के 365 दिन रहे हैं। मैनिपुलेट तो उनको किया जाता है जिनको बहकाना होता है, तो हमने उन्हें बहकाया नहीं है। उन्हें सारी चीज़ें पता है, स्पष्ट रूप में उन्होंने देखा है कि हम किस तरह उनके लिए काम किया है और एबीपी ने क्या क्या काम किए हैं, उनके मुद्दे उठाए हैं। जो मैनिफेस्टो है उन्हीं में से कई मुद्दे मैनिफेस्टो के, जैसे वाईफाई का था, तो जेनजीज की बात की जाए, हर एक स्टूडेंट की बात की जाए तो वाईफाई का मुद्दा एक अहम है। तो वो मुद्दा हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है और उस काम को हम लेकर चलेंगे। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा है कि एबीपी ने उनके हित की बात करी है और जो हमने उनके साथ अपना समय स्पेंड किया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमने उनका विश्वास जीता है। तो विश्वास जीतने के उन्होंने अपना ये भी दिखा दिया है जेनजीज ने कि हम उनकी तादाद किसके साथ है। तो एबीपी के हम तीनों कैंडिडेट जीते हैं, भाई है आर्यन मान, दीपिका झा, मैं, कुणाल, तो सबों को उन्होंने समर्थन देके पूर्ण बहुमत से जिताया है सारी चीज़ें।
वाईफाई का जिक्र हो रहा है, जेन ज़ी की भी बात हो रही है, कितना ज़्यादा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने हेल्प किया आपकी कैंपेनिंग में? जी, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाया कि हमने यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम करे हैं। हमने स्टूडेंट इंटरेक्शन दिखाया, जिस जिस स्टूडेंट को जो जो प्रॉब्लम होती थी हमने जब उसको सॉल्व कर दिया तो तब हमने दिखाया कि हमने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, ये मुद्दा था और ये उसका सल्यूशन है। हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये नहीं दिखाया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हवाई बातें नहीं करी। हमने वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ दिखाई जिसके लिए हमने बोला और वो हमने करा। कितना हेल्पफुल रहा सोशल मीडिया कैंपेनिंग में, क्योंकि बदलते दौर के साथ जो कैंपेनिंग है वो बदल रही है। जैसा कि अभी हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ रखा था कि आप प्रिंटिंग मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हाई कोर्ट से था, तो हम लोगों का सोशल मीडिया बहुत अच्छा सहयोग किया सोशल मीडिया में, क्योंकि हम एबीपी के कार्यकर्ता हैं, तो हम चीज़ें कमिट करते हैं और उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। हम सिर्फ कमिटमेंट कर कर और उसको क्वेश्चन उठाना काम नहीं करते, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी जानते हैं। तो हमने पूरे प्रचार में जो वादे करे हैं, जो सोशल मीडिया पे डाले भी हैं, उस पर हमारा काम कल से शुरू भी हो जाएगा। और सोशल मीडिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत प्यार मिला है हमें। लेकिन फिर वही बात है कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ एक अपना चित्र दिखाने के काम करते हैं कि हमने ये काम करा और इस पे काम चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा बीते कई दिनों में रियल वर्सेस रील का भी दौर चल रहा था, तो हम लोग रियल पर भरोसा करते हैं, हम लोग रील पर भरोसा नहीं करते। तो हम रियल का काम करेंगे और आगे भी ऐसे। बट रील्स वायरल हो जाती हैं तो काम की भी हो जाती है, नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा है, रील्स हमारी भी ऐसा नहीं है कि हमने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वायरल हुई है, लेकिन रील वर्सेस रियल, आप 24 घंटे रील बना रहे हो वो अलग बात होती है, और आप काम के लिए रील बना रहे हो वो अलग विषय है। जी कुणाल, आपको क्या लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है और ये तो छात्र संघ के चुनाव है, नेशनल जो चुनाव होते हैं उसमें भी सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कितना हद तक सोशल मीडिया ने हेल्प की आप लोगों की ये चुनाव जीतने में? लगभग 50% सोशल मीडिया ने हेल्प की है, क्योंकि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव देखा जाए तो पूरी यूनिवर्सिटी का एरिया वाइज बहुत बड़ा है, और हर जगह हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा उन तक मैसेज पहुंचाया है, उन्होंने हम तक पहुंचाया है। जब मैं प्री कैंपेन कर रहा था तो क्लास टू क्लास मैं अपनी बातें रख रहा था, तो एक लाइन में एंड में कहा करता था उनसे आके, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा ID, मी एंड माई टीम विल रीच यू आउट फॉर योर हेल्प। तो हमने ये सारी बातें भी कही है, मैंने खुद कही है, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट शो करके अपनी प्रॉब्लम्स रखी है, और हमने उनको टच करने की जहाँ तक कोशिश रही है पूरा लगभग 90% टच किया है। तो आगे भी ऐसा ही होगा कि अगर जैसे हम किसी कॉलेज में कोई समस्या आ रही, कुछ आ रही है, तो हम पहले काम पर फोकस करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह रील का बाद में देखेंगे। रील्स एंड रियल की बात हुई थी, पुराने जो प्रेसिडेंट थे उनकी बहुत रील्स वायरल होती थी, कभी किसी की खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी कोई दरवाज़ा टूट रहा है, कभी पुलिस वालों को हड़काते दिख रहे हैं। आप कैसे काम करेंगे? जी, पहली बात तो अगर कोई यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का स्टूडेंट कोई भी विंडो या कोई भी दरवाज़ा तोड़ दे तो उसको सस्पेंड या डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया जाता है। मैं हैरान हूँ कि उन पर क्यों ऐसी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही साथ हमारे परिवार ने और संगठन ने हमें ये सिखाया है कि आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे से काम पूरा करा जाता है, बदतमीज़ी से नहीं, ना कि किसी को हड़काने से। हम बड़े पॉजिटिव वे से काम करते हैं कि गुरु का अपमान ना करना पर गुरु से काम करवा लेना। फ़र्क होता है, एक तो गुरु का अपमान करके उससे काम करवाना, एक गुरु से बात करके एक सल्यूशन निकालना। हमारी ये विचारधारा है कि गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ तोड़ फोड़ करना ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। जो काम जिस तरीके से होता है और जैसे करना चाहिए उस पर हम 100% पूरी ताकत लगा देंगे उस काम को कराने में, पर किसी से बदतमीज़ी करना या तोड़ फोड़ करना ये हमारे कैरेक्टर या ये हमें कभी सिखाया भी नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मन मुताबिक होंगी, जो आप चाह रहे हैं स्टूडेंट के लिए वो होंगी, पर कई ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पे आपको लड़ना पड़े। कैसे लड़ेंगे? चलिए, अभी तो रील वर्सेस रियल वाली
फाइट को देखते हैं? जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया कि हम लोग पॉजिटिविटी में विश्वास रखते हैं। आप किसी चीज़ को तोड़ने से अच्छा है आप वहाँ पर अनशन करो, प्रोटेस्ट करो। हमने भी तो प्रोटेस्ट किया 16 दिन का, हमने अपनी बातें मनवाई और यूनिवर्सिटी ने बातें मानी भी। हर चीज़ का तरीका होता है, उस तरीके पे काम करना आना चाहिए। वामपंथी लोग तोड़ फोड़ बदतमीज़ी पे विश्वास करते हैं। हम लोगों की विचारधारा हमेशा रही है एक श्लोक भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। उस गुरु का अपमान हम कैसे कर सकते हैं? वो जाते हैं SRCC कॉलेज में जाके एक फ़ीमेल टीचर के साथ बदतमीज़ी करते हैं। वो जाते हैं देशबंधु कॉलेज में प्रिंसिपल के चेयर पर पानी गिरा देते हैं। ये संस्कार ना तो विद्यार्थी परिषद के ना हमारे परिवार के संस्कार है। हमारा काम है, हम खुद संघर्ष करके उस बात को मनवा लेंगे, लेकिन सामने वालों को परेशान करना हमारा संस्कार नहीं है। तो पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, संघर्ष करेंगे चीज़ों के लिए ज़रूर, एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे बात हर चीज़ के लिए, लेकिन बदतमीज़ी करना, तोड़ फोड़ करना, ताला तोड़ना, शीशा तोड़ना हमारे संस्कार नहीं है। कुणाल, एक कनेक्टिंग लाइन हो आप लोग स्टूडेंट और टीचर के बीच में, टीचर्स को जो भी कहना होगा आप बीच में हो, स्टूडेंट को कोई परेशानी होगी आप बीच में हो, ऐसे में एक दायित्व तो बन जाता है कि आप इतने रीचेबल हो कि कोई भी आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी कि हर स्टूडेंट के पास तो जाना मुमकिन नहीं है, हो सकता कोई स्टूडेंट आपको रीच आउट कर रहा हो, आप किसी और काम में व्यस्त हो, वो जो गैप है वो फिल रहे और सब कोई आप तक रीच आउट कर सके, इसको कैसे करेंगे? उसके लिए कल हमारा डूसू ऑफिस खुल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस, और उसमें क्या कहते हैं हम तो रहेंगे ही रहेंगे, बल्कि जो टीम हमारे साथ चुनाव में लगी थी, जो स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ समर्थन था, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ भी रहेंगे ऑफिस में। अगर बाई चांस मैं नहीं रहा या कोई भी नहीं रहा इनमें से, तो कोई ना कोई इनकी टीम का आदमी वहाँ पर रहेगा जो संपर्क करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए डरा रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो हमारे तक मैसेज पहुँचेगा कि ये काम जाना है और ऐसे जाना है, तो हम आ जाएंगे और उनके काम करेंगे। और जब स्टूडेंट्स हित की बात आएगी और राष्ट्र हित की बात आएगी, हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। छात्र संघ चुनाव में काम भी होता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी सामने आता है कि कुछ स्टूडेंट्स गुंडागर्दी पे भी उतर आते हैं, वो चीज़ें भी आती हैं। हो सकता है कोई अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हो, लेकिन कोई दूसरा उसको रोके, उसको डराए धमकाए, इन सब चीज़ों को कैसे डील करेंगे आप लोग? जी, हम अब की बार डूसू ऑफिस के बाहर एक कंप्लेन बॉक्स रखेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगी तो वो उस कंप्लेन बॉक्स में अपना नाम ना डाल के, अपना नंबर ना डाल के, उसके लिए ऑप्शनल होगा कि उस पर नाम नंबर भी डाल सकता है। उस कंप्लेन बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल जाए, किस कॉलेज में क्या दिक्कत है और कहाँ क्या दिक्कत है। हम वहाँ जल्द से जल्द पहुँचेंगे और जल्द से जल्द उस काम का सल्यूशन करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक चीज़ आर्यन मैं आपसे ही पूछूंगी, चुनाव हुआ, जीते, सब कुछ हुआ, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल चीज़ आपको लेकर भी निकली, आपकी फैमिली का भी नाम इसमें उछला कि शराब कारोबारी हैं, घर पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा उड़ाया है आपने इस चुनाव में। इन सब आरोपों को कैसे देखते हैं और क्या एक बड़ी वजह आपका जो घर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा, आपके शायद दादाजी सरपंच भी रहे हैं, उससे कितनी कुछ हेल्प मिली? देखो, मेरे दादाजी ने और मेरे परिवार ने मेरे को एक चीज़ समझाई और संस्कार ऐसे दिए कि किसी भी आदमी के निजी जीवन और पर्सनल लाइफ और परिवार पे कभी भी उंगली मत उठाना। ये मेरे संस्कार उन्होंने सिखाए मेरे को, मैं ये संस्कार उनसे सीखा। तो मैंने कभी भी अपने पूरे 5 साल के जीवन में, मतलब 2021 यूनिवर्सिटी की पूरी लाइफ में और पूरे इलेक्शन के कैंपेन पे, मैंने किसी पे भी उंगली नहीं उठाई, ना कैंडिडेट पे, ना किसी के निजी जीवन पे, ना किसी के परिवार पे। तो सामने की तरफ से अन्य संगठनों ने मेरे पे खूब उंगलियां उठाई, बट मैं चुप रहा और स्टूडेंट्स ने मेरे पे विश्वास जताया। स्टूडेंट्स मेरे को जानते थे कि हाँ, ये हमारे बीच से निकला हुआ एक स्टूडेंट है, हमारे साथ इन्होंने संघर्ष करा, हमारी आवाज़ इन्होंने उठाई है। तो उन्होंने मेरे को 16,000 प्लस मार्जिन से जिताया। उनके पास कोई विज़न नहीं था एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट। अन्य संगठनों की तरफ से उनके पास कोई भी विज़न नहीं था स्टूडेंट्स के बीच में क्या विज़न उठाना है, क्या स्टूडेंट्स की मांगे है, कोई विज़न नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि मेरे पे उंगली उठा के, मेरे परिवार पे उंगली उठा के मेरे को दबा लेंगे। बट मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ और मेरे दादाजी भी सरपंच रहे हैं।
तो मेरे को उस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे को कोई भी नहीं दबा सकता। तो हमने कई वीडियोस भी हाँ देखे जिसमें शराब की बोतल लेके प्रोटेस्ट जी हो जी रहा है कि हम डीयू को शराब का अड्डा नहीं बनने देंगे। जी। इन सब को कैसे जवाब देंगे? देखो जी, उनमें खुद इतनी समझ होनी चाहिए थी। वो एक कॉलेज गेट के बाहर खड़े होके ऐसी बोतलें फोड़ रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं देखा, ना उन्होंने ये चीज़ सोचा कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई कि उन्हीं के डूसो ऑफिस में वही बोतलें खोली जा रही थी। तो आप खुद सोचो कि उनके डूसो ऑफिस में तो बोतलें खोली जा रही है, पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेम लेने के लिए और किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के परिवार पे उंगली उठाने के लिए शराब की बोतलें कॉलेज गेट के बाहर फोड़ी जा रही है। ये खुद में भी उनमें समझ होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसे संस्कार नहीं दिए गए। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी ऐसी चीज़ें ना करें, किसी के परिवार पे, किसी के निजी जीवन पे कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक और सवाल आप ही से लूँगी, कई सेलिब्रिटीज़ ने आप लोगों के लिए वोटिंग अपील की, इस पर भी सवाल उठे कि खूब पैसा खर्च किया गया है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई जगह जवाब दिए कि पारिवारिक संबंध भी कुछ होते हैं। जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कोई इंसान उससे जुड़ा होता है और आज के समय कोई इंसान इतना बड़ा बन जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पैसे में देकर या उसे पेड प्रमोशन कराई जा रही है। कुछ चीज़ें पारिवारिक संबंधों पे भी चलती है कि किसी के डाउनफॉल पे हम किसी के साथ थे और आज के दिन वो स्टार है, तो उस प्रकार उन्होंने हमारी मदद करी। सबको पता चला कि उनको भी पता चला कि उनका भाई और एबीपी की तरफ से कैंडिडेट अब की बार प्री कैंपेनिंग में जा रहे हैं, उनका भाई भी प्री कैंपेनिंग कर रहा है, टिकट भी मिल गई, तो उन्होंने मेरे लिए प्रचार करा और मेरी काफ़ी हद तक मदद करी। कुणाल, सोशल मीडिया की बात हो रही है, जेन की बात हो रही है, सोशल मीडिया देख रही थी मैं, पूकी कुणाल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ये क्या है पूकी कुणाल? ये गर्ल्स कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने, जो गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स थी, मतलब ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो, मतलब ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि गर्ल्स स्टूडेंट से मेरे को लगभग सारे 100% सपोर्ट मिला है। और कहीं ना कहीं वो उनकी सोच समझने की विचारधारा है, उनके लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कुणाल, आप भी, जो गर्ल्स की बात हुई है ना, पॉपुलैरिटी काम की, और जो आप लोग का जो घोषणा पत्र रहा है वो तो रहा ही है, लेकिन ये चार्मिंग जो फेसेस है ना, इन्होंने भी सोशल मीडिया पे बहुत धमाल मचा रखा है। क्या लगता है, ये थोड़ा सा जीत का फैक्टर इधर भी जाता है? जी, वो तो उनके ऊपर है, उनका श्रेय है कि उन्होंने हमें किस माध्यम से वोट करा, उन्होंने क्या सोच के हमें वोट करा। तो मैं उन सभी छात्रा बहनों और भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतने बड़े बड़े मार्जिनों से विक्ट्री दिलाई। मैं खुद 16,000 प्लस वोटों से जीता, मेरी बहन 4,000 प्लस वोटों से जीती, मेरा भाई कुणाल चौधरी 8,000 प्लस वोटों से जीता। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें वोट करा, और किन श्रेय, किन माध्यमों से उन्होंने हमें सोच के वोट करा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक सीरियस क्वेश्चन भी पूछती हूँ, छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसको एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति का भी चेहरा देखते हैं। एबीवीपी से बहुत सारे चेहरे ऐसे निकले जो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े पद पर भी हैं। क्या आगे का प्लान है राष्ट्रीय राजनीति को लेकर? जी, पहले तो मैं यूनिवर्सिटी के तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाऊंगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरे को यहाँ से शुरुआत दी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को जो इशू है उन पे ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा और संगठन में काम करूँगा, चीज़ें सीखूँगा, उसके बाद आगे के जीवन के बारे में प्लान करूँगा। प्लानिंग है आगे की जीवन की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने की? अभी तो 1 साल का टेन्योर है, इस टेन्योर को पहले कंप्लीट करेंगे, जो दिक्कतें हैं उन चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे, टेन्योर के बाद आगे विचार करेंगे कि आगे जीवन में क्या करना है। आप बताइए। मेरे को यहाँ तक लाने वाला विद्यार्थी परिषद है। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ और विद्यार्थी परिषद ने मुझे चुनाव लड़ाया और सह सचिव के पद पर मैं जीती चुनाव, और एक संघर्ष रहा। तो जैसा विद्यार्थी परिषद बोलेगा विद्यार्थी परिषद में काम करना है तो वहाँ काम करेंगे, संगठन अगर आगे भेजेगा तो आगे करेंगे, जैसा संगठन का आदेश रहेगा हम संगठन के आदेश को पालन करेंगे। कुणाल, आपकी क्या प्लानिंग है आगे को लेकर?
अभी तो क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स ने प्यार और भरोसा दिखाया है हम पर चुनाव जिताकर, उनका पहले जो मुद्दे हैं उन पर काम करने के, चाहे वो 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, कहीं ना कहीं उनकी मदद करेंगे। और दूसरा, विद्यार्थी परिषद जैसे कहेगा वो ऐसे करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के फेवर की बात आजीवन करेंगे। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, एबीवीपी का जो हमने अभी रिजल्ट देखे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसी क्या चीज़ आप दूसरों को बताना चाहेंगे कि जो वो एबीवीपी से सीख सकते हैं? कि वो एबीपी से जुड़े। एबीपी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। एबीपी से आपको तमाम चीज़ें सीखने को मिलती है, संघर्ष करना, लोगों की आवाज़ उठाना, पेशेंस। सबसे बड़ी बात है, एबीपी आपको पेशेंस करना सिखाती है। साथ ही साथ कि जो आपने जीवन में चीज़ें नहीं सोची होगी, जैसे पुलिस से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या नहीं बोलना, भाषण देना। सबसे बड़ी बात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको बोलना सिखाती है कि तमाम मुद्दों के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ कैसे उठाना। तो मैंने तो खुद एबीपी से सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि पेशेंस और आवाज़ उठाना मेरे 2 सबसे बड़े पॉइंट थे कि जो मैंने एबीपी से सीखे। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैं तो बोल भी नहीं पाता था, और आज मैं आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूँ। ये मेरे को एबीपी ने सिखाया है कि बोलना कैसे है, भाषण कैसे देना है, और लोगों से बात कैसे करनी है। दीपिका, आपने क्या सीखा और आप क्या चाहोगी, दूसरों को क्या बोलना चाहोगी वो एबीवीपी से सीख सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति जब आता है तो वो अनुशासन सीखता है, जीवन का अनुशासन, जो जीवन काल उसके अंदर रहता है। तभी आज भी लोग बोलते हैं वंस अ एबीपी कार्यकर्ता इज़ ऑलवेज अ एबीपी कार्यकर्ता, क्योंकि अनुशासन और वो संस्कार एबीपी के वो जीवन भर रहते हैं। भाई साहब से कैसे बात करनी है, कहाँ पर क्या बोलना है, आपका भाषण कैसा रहेगा, उसकी रचना कैसी रहेगी, आपका कार्य पद्धति क्या रहेगा। आप ये सब सीखते हो जब, तो आप अपने आप मैच्योर होते हो और आपके अंदर अपने आप संस्कार आने लग जाते हैं, आप अपने आप अनुशासन में। और सबसे मेन जो हमारा है ज्ञानशील एकता, यूनिटी सिखाता है एबीपी कि कैसे यूनिटी में काम करना है। ज्ञान देता है, जिस चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, कैसे आपको ज्ञान अध्ययन करना है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करनी चाहिए, या मतलब हर चीज़ का आपको एक तरीके से एक मेंटोर मिल जाता है। तो विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता पर काम करती है, तो ज्ञानशील एकता सीखना चाहिए सच में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर। कुणाल, आप बताओ आपने क्या सीखा है, और जो आने वाली अगली पीढ़ी जो रहेगी आप लोगों के बाद वाली, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक लाइफ अगर किसी इंसान की चलती है तो वो एक डिसिप्लिन के पीछे चलती है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन है तो सब कुछ है तुम्हारे पास। और विद्यार्थी परिषद डिसिप्लिन इतना अच्छे से सिखाता है या बताता है, मतलब ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है डिसिप्लिन की कि इंसान टाइम टू टाइम चीज़ें, टाइम पे सोना। अगर इंसान 15 घंटे या 18 घंटे भी जाग रहा है तो 4 घंटे जाग के अपना काम कैसे सुधारेगा, या किसी से मिलना है, किसी से व्यक्तिगत संबंध कैसे रखने हैं अपने, अगर व्यक्तिगत संबंध इंसान के हैं तो लाइफ टाइम कैसे चलाने हैं। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को, हर किसी को ये पता है कि व्यक्तिगत संबंध कैसे संभालने हैं। और दायित्व से ज़्यादा जो दायित्व लोग हैं एबीपी के कार्यकर्ताओं के पास, सबसे बड़ा दायित्व है कार्यकर्ता का, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता की इतनी मेहनत रहती है हर चीज़ में, स्टूडेंट्स के बीच में रहकर और डूसू छात्र संघ चुनाव को लेकर। तो सबसे बड़ी महत्व कार्यकर्ता की रहती है। और कार्यकर्ता, एबीपी के कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद और उनको नमस्ते कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतना साथ और समर्थन दिया। बिना उनके कहीं ना कहीं डूसू छात्र संघ चुनाव नहीं है एबीपी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हर एक सवाल के बहुत बेबाकी से जवाब दिए हैं, और हम तो आप लोगों को शुभकामनाएं देंगे, बहुत बेहतरीन काम करें। जो आप लोगों ने रोड मैप बताया है उस पर खरे उतरें और डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।